हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे इसका अलजेब्रा का। और कल अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी फील्ड की और इंटीग्रल डोमेन की, तो उन्हीं पर आधारित थ्योरम्स हैं अब इसमें। ठीक है, तो थ्योरम्स आएंगी बेटा इसमें, और थ्योरम्स बहुत ही सिंपल हैं इसकी रिंग की, इसलिए मैंने इस चैप्टर को पहले लिया है थोड़ा सा, और आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो सब। ठीक है, तो पहली थ्योरम मैं कर रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि बड़ी सिंपल थ्योरम है, एग्ज़ाम में कई बार आती है ये, और अपन ने डिस्क्रीट में भी पढ़ी हैं ये सब थ्योरम, लेकिन फिर भी अब यहाँ अपने को बिल्कुल सीरियसली पढ़नी है इनको। कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, ठीक है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं। परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं। ठीक है, थ्योरम क्या है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो थ्योरम बेहद सिंपल है, बेहद मोस्ट है, आ जाती है एग्जाम में, तो एक प्रकार से अपनी लॉटरी लगती है, ध्यान रखना। ठीक है, कि अब अपन ने कल जो डेफिनेशन पढ़ी थी उनको थोड़ा सा वापस देखना पड़ेगा। कि मैंने क्षेत्र की परिभाषा क्या बताई थी कि एक ऐसा वलय जो कि क्रम विनिमय हो, इकाई सहित हो, और इसमें प्रत्येक शून्योत्तर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम इस वलय में उपस्थित हो, तो वो वलय क्या बन जाती है? क्षेत्र। और पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा में अपन ने क्या बताया था? ऐसी वलय जो कि शून्य भाजक रहित हो, इकाई सहित हो और क्रम विनिमय हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांकीय प्रांत। तो पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र के आपने देखा दो गुण सेम हैं, एक तो ये दोनों ही क्रम विनिमय होती हैं और दोनों ही इकाई सहित होती हैं। अब कौन सा गुण डिफरेंट है क्षेत्र का और पूर्णांकीय प्रांत का? कि अगर क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत प्रूव करना है तो आप उसको शून्य भाजक रहित बता दो, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्णांकीय प्रांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज अपन करेंगे। अब ये है, तो कहता है कि क्षेत्र को प्रूफ में लिखेंगे अपन, क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें इसे शून्य भाजक रहित बताना होगा। ठीक है, ये इसका मेन वो है, क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें इसे शून्य भाजक रहित बताना होगा, क्योंकि यह क्रम विनिमय और इकाई सहित वलय पहले से ही होती है। इसलिए हमारे को सिर्फ एक लैंग्वेज की इसकी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज मैंने किताब से लिखी है, पहली लाइन, और बाकी आप एज इट इज़ किताब से इस थ्योरम को नोट्स की फॉर्म में कर लेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें इसे शून्य भाजक रहित बताना होगा। अब आप प्रूफ लिखेंगे जो किताब में भी एज इट इज़ दिया है। माना कि F एक क्षेत्र है, ठीक है, तथा A और B इसके दो अवयव हैं, तथा A, B बिलोंग टू F, और साथ में कंडीशन क्या है कि A डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, A डज नॉट इक्वल टू 0, परंतु A इंटू B इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही कहता है कि A और B F के दो एलिमेंट हैं, A 0 नहीं है लेकिन A इंटू B 0 है। और आपको अगर इसको शून्य भाजक रहित बताना है, और आपको ये बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है और उनमें से एक 0 नहीं है, तो दूसरी क्या होगी? हर हालत में अब 0 होगी। ये शून्य भाजक रहित की परिभाषा है। तो अपन ने क्या क्या ले लिया बेटा? A और B एलिमेंट हैं F के, A 0 नहीं है और A इंटू B क्या है? 0 है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये यहीं से स्टार्टिंग होगी थ्योरम की, और यही भूल जाते हैं कई बार बच्चे, और जैसे ही भूले बस थ्योरम गई दिमाग से। तो आपको ये काम नहीं करना, अच्छी तरह से A और B F में है, A 0 नहीं है और A इंटू B 0 है। और क्या मकसद है? इसको शून्य भाजक रहित बताना है। शून्य भाजक रहित बताना है, इसका मतलब B को अब अपने को 0 बताना है। ठीक है, अब वो कहता है A इंटू B 0 है, तो अब ये देखो आप, चूंकि A बिलोंग टू F तथा A डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स बिलोंग टू एफ। ठीक है, वो ये कहता है कि अगर ए एफ में है, ए जीरो नहीं है,
तो हर हालत में ए का जो इन्वर्स है वो भी किस में होगा, एफ में होगा। अब वो ये कहता है ए इन्वर्स यदि एफ में है तो ए इन्वर्स का प्री ऑपरेशन कर दो। दिया है ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज अपन क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू 0। अब यहाँ ये ध्यान रखना, ए इन्वर्स प्री ऑपरेट किया है यहाँ पर, तो ये प्री ऑपरेट यहाँ होगा, नहीं तो आप 0 इंटू ए इन्वर्स भी लिख दोगे तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो गलत हो जाएगा। तो ए इन्वर्स दोनों में आपको प्री ऑपरेशन करना है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि जैसे ही आपने ये चीज़ लिख दी तो उसके बाद इसमें साचार्यता लगती है, क्योंकि भाई गुणन संक्रिया क्या होती है, क्षेत्र में सहचारी होती है। तो ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू, और ए इंटू 0 बराबर 0 मैंने कल सिद्ध किया था आपको, तो वही चीज़ मैंने लिख दी इसमें कि ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी, यहाँ क्या साचार्यता लिख दिया, जो आप लिख दो चूँकि गुणन संक्रिया एफ में सहचारी है। छोटी थ्योरम है तो ये छोटी छोटी चीज़ें लिख दिया करो, ठीक है। अब ए इन्वर्स इंटू ए क्या होगा, 1 इंटू बी बराबर 0, और इट इम्प्लाइज बी बराबर 0, ठीक है। अब आप इसको क्या निष्कर्ष निकाल गए आप कि अगर a इंटू बी 0 है, a 0 नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या आ गया अपने पास, b बराबर 0। फिर आप लिखो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि b डज नॉट इक्वल टू 0, b बिलोंग टू f, तथा a इंटू बी बराबर 0, ठीक है। इसी प्रकार यदि b डज नॉट इक्वल टू 0, a कॉमा बी बिलोंग टू f, और तथा a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो अपन क्या सिद्ध करेंगे कि इसको b इन्वर्स से आप पोस्ट ऑपरेशन कर दो दोनों तरफ, b बिलोंग टू f तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए b इन्वर्स बिलोंग टू f, ठीक है। छोटी सी थ्योरम है तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया किताब से, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो किताब से करो बिल्कुल। अब b इन्वर्स से पोस्ट ऑपरेशन करो, दिया है a इंटू बी बराबर 0, इट इम्प्लाइज a इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू 0 इंटू बी इन्वर्स, ठीक है। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी इन्वर्स बराबर 0, और इट इम्प्लाइज a इंटू 1 बराबर 0, इट इम्प्लाइज a बराबर 0। अतः आप क्या लिख रहे हो, अतः दोनों केसों में क्या आ गया, a इंटू बी बराबर 0, इट इम्प्लाइज a बराबर 0 या b बराबर 0, ठीक है। तो अपन ने क्या सिद्ध कर दिया कि दो केस ले लिया अपन ने कि यदि a इंटू बी बराबर 0 है तो इट इम्प्लाइज a बराबर 0 या b बराबर 0। अतः f जो है शून्यभाजक रहित है, लिख दो आप, अतः f शून्यभाजक रहित है, अतः f शून्यभाजक रहित है। f क्षेत्र यानी f क्रम विनिमय है, f क्रम विनिमय है, इकाई सहित है, इसलिए क्षेत्र f पूर्णांकीय प्रांत है, इसलिए क्षेत्र f क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है, इसलिए क्षेत्र f पूर्णांकीय प्रांत है। तो प्रत्येक क्षेत्र को अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि ये पूर्णांकीय प्रांत होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे कि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। कल मैंने पूर्णांकीय प्रांत के क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे आपको कि z प्लस डॉट, q प्लस डॉट, r प्लस डॉट, c प्लस डॉट सभी क्या होते हैं, पूर्णांकीय प्रांत होते हैं। तो वो कहता है कि परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दे दो, क्योंकि z प्लस डॉट यानी पूर्णांकों का वलय योग एवं गुणन संक्रिया के लिए पूर्णांकीय प्रांत होता है, क्योंकि z प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु क्षेत्र नहीं, क्योंकि
1 और -1 के अतिरिक्त, 1 और -1 के अतिरिक्त अन्य किसी अशून्य अवयव का, अन्य किसी अशून्य अवयव का गुणनात्मक प्रतिलोम f में विद्यमान नहीं है। अन्य किसी अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम f में विद्यमान नहीं है। ठीक है, z में विद्यमान, f नहीं, z में विद्यमान नहीं है। तो z प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है परंतु क्षेत्र नहीं, क्योंकि 1 और -1 के अतिरिक्त अन्य किसी अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम z में विद्यमान नहीं है। अतः अपन ने क्या एक एग्जाम्पल दिया कि पूर्णांकीय प्रांत जरूरी नहीं है क्षेत्र हो, तो एक एग्जाम्पल ही उसको चाहिए था और उसको अपन ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो थ्योरम क्या थी बेटा कि प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। ठीक है, तो अपन ने इसके लिए क्षेत्र को पहले सबसे पहले क्या बताया, शून्य भाजक रहित। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो पूर्णांकीय प्रांत तो है परंतु क्षेत्र नहीं। तो अपन ने क्या कहा कि z प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है परंतु क्षेत्र नहीं, क्योंकि 1 और -1 के अतिरिक्त अन्य किसी शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम z में विद्यमान नहीं है। और z क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए कि हर अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम उसमें विद्यमान होना चाहिए। तो एक बहुत छोटी और मोस्ट थ्योरम है जो पूछी जाती है। अब देखो इसी में एक आगे थ्योरम और आएगी, आज तो नहीं कराएंगे अपन, वो लंबी थ्योरम है कि यहाँ ये जो z प्लस डॉट है ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ये अंतर मैं बताता हूँ बेटा जो जनरली हर पब्लिक नहीं बता सकती तुम्हें, कि z प्लस डॉट क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। लेकिन ये कैसा पूर्णांकीय प्रांत है, अपरिमित। ठीक है, लेकिन पूर्णांकीय प्रांत परिमित, जैसे ग्रुप परिमित होता है, अपरिमित होता है, ऐसे ही वलय भी परिमित होती है, अपरिमित होती है। पूर्णांकीय प्रांत भी परिमित होता है और अपरिमित होता है। तो कहता है अगर पूर्णांकीय प्रांत अपरिमित है तो जरूरी नहीं वो क्षेत्र होगा। लेकिन आगे अपन एक थ्योरम करेंगे जब यदि पूर्णांकीय प्रांत परिमित है तो वो क्षेत्र भी होगा हर हालत में। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना आप। पूर्णांकीय प्रांत यदि अपरिमित है तो जरूरी नहीं वो क्षेत्र होगा। पूर्णांकीय प्रांत यदि परिमित है तो वो हर हालत में क्या होगा, क्षेत्र होगा। और बेहद मोस्ट थ्योरम है और हार्ड थ्योरम है, जिसको अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। ठीक है, अभी ये करने के बाद अपनी एक डेफिनेशन रह रही थी बेटा इसमें, तो उसको लिखो आप, शून्य भाजक सहित वलय की परिभाषा। मैं साथ साथ परिभाषाएं भी कराता जा रहा हूँ। शून्य भाजक सहित वलय की परिभाषा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि रिंग विद जीरो डिवीज़र, रिंग विद जीरो डिवीज़र, रिंग विद जीरो डिवीज़र्स। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ी थी रिंग विदाउट जीरो डिवीज़र्स या शून्य भाजक रहित वलय की परिभाषा। वो क्या थी, अगर a और b r के दो अवयव हैं और a इंटू बी जीरो है तो a जीरो होगा या b जीरो, वो होती है शून्य भाजक रहित वलय की परिभाषा। शून्य भाजक सहित वलय की परिभाषा क्या लिखेंगे, एक वलय r शून्य भाजक सहित, एक वलय r शून्य भाजक सहित वलय कहलाता है, एक वलय r शून्य भाजक सहित वलय कहलाता है यदि r में, यदि r के ऐसे दो अवयव, r के ऐसे दो अवयव, r के ऐसे दो अवयव a कॉमा b विद्यमान हो कि, r के ऐसे दो अवयव a कॉमा b विद्यमान हो कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, b डज नॉट इक्वल टू जीरो तथा a इंटू बी बराबर जीरो। ठीक है, तो बड़ा देखने में अटपटा लगता है कि भाई दो संख्याएं, वो भी ऐसी जो ना तो जीरो हैं लेकिन उनका गुणनफल क्या है, जीरो है। ठीक है, अब इस स्थिति में अगर a इंटू बी बराबर जीरो है, a जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है, तो a r का क्या कहलाता है, वाम शून्य भाजक, क्योंकि वाम तरफ अप्रोट है अपने, और b जो है r का क्या कहलाता है, दक्षिण शून्य भाजक। तो इस स्थिति में लिखो आप, इस स्थिति में a r का वाम
शून्य भाजक कहलाता है तथा बी आर का दक्षिण शून्य भाजक कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में तो आ रही होंगी बेटा ये चीज़ है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब अपन थोड़ा सा ये बटा हुआ है पेपर मेरे और अनिल जी के बीच में, तो जो यूनिट मैं करा रहा हूँ उसको ढंग से करते जाओ। अनिल जी वो नोट्स दे रहे हैं आपको, साथ में वो पढ़ते हैं उसको, तो उसको आप करते जाओ बेटा, है ना। ठीक है, तो शून्य भाजक सहित वलय की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब वो कहता है शून्य भाजक सहित वलय की साहब डेफिनेशन तो पढ़ ली, पर ऐसा एग्जाम्पल तो बताओ हमें जिसमें ऐसी स्थिति होती हो कि दोनों दो संख्याएं जो कि दोनों अशून्य हैं परंतु उनका गुणनफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, और वो संख्याएं किस में मौजूद होनी चाहिए, रिंग में मौजूद होनी चाहिए। तो लिखो आप इसके लिए एग्जाम्पल कि पूर्णांकों पर 2 गुणा 2 कोटि के, पूर्णांकों पर 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग मैट्रिक्सों का समुच्चय, वर्ग मैट्रिक्सों का समुच्चय मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स गुणन के लिए एक शून्य भाजक सहित वलय है, शून्य भाजक सहित वलय है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, मैट्रिक्सों का समुच्चय ले लो जैसे, और वो क्या है, मैट्रिक्स ऐसी हैं 2 गुणा 2 कोटि की, और उनके अवयव कैसे हैं, पूर्णांक। अब वो कहता है कि मैट्रिक्सों का समुच्चय मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स गुणन के लिए क्या होता है, एक वलय होता है। कर सकते हैं अपन प्रूफ, जैसे m कॉमा प्लस कॉमा डॉट है, m क्या है, मैट्रिक्स है, और योग मैट्रिक्स, योग का मतलब क्या हुआ कि 2 मैट्रिक्सों का योगफल पुनः एक मैट्रिक्स होगा, और इस तरीके से अपन प्रूफ करते जाएंगे कि मैट्रिक्स में योग संक्रिया सहचारी होती है, और उसके बाद उसको अपन सारा प्रूफ कर देंगे कि भाई मैट्रिक्स में शून्य अवयव भी है, मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी है, और उस चीज़ से अपन उसको क्या प्रूफ कर देंगे कि m प्लस क्या आबेली ग्रुप है, m कॉमा डॉट सेमी ग्रुप है, गुणन की योग पर बंटनशीलता हो जाएगी। और अपन ये प्रूफ कर सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो समुच्चय है 2 गुणा 2 कोटि की, वो मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स गुणन के लिए एक वलय है। अब वो कहता है ये शून्य भाजक सहित वलय है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम ऐसी दो अशून्य यानी नॉन जीरो, क्योंकि हम ऐसी 2 अशून्य मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं, ऐसी 2 अशून्य मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं कि उनका गुणनफल शून्य है, उनका गुणनफल शून्य है। जैसे कौन सी मैट्रिक्स है, A बराबर लिखा अपन ने x 0 0, x यहाँ क्या है, पूर्णांक को बिलोंग कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, b बराबर अपन ने, अब इस x की जगह यहाँ 0 लिख दो, और 0 की जगह क्या लिख दो, कोई से भी एक x लिख दो, फॉर ईच x बिलोंग टू z। अब यहाँ जरूरी नहीं है x z को ही बिलोंग करे, x r को भी बिलोंग करेगा तो भी ये मैट्रिक्स का जो समुच्चय है योग एवं गुणन संक्रिया के लिए वलय बनाएगा, x यदि q को बिलोंग करेगा तो भी ये वलय बनाएगा। ठीक है, अब वो कहता है 2 मैट्रिक्स लिए, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, क्योंकि एक अवयव इसमें क्या है, अपन ने कोई सा भी जो लिया है जो अदर देन 0 है। ठीक है, और बाकी के 3 अवयव क्या लिए हैं, अपन ने 0 लिए हैं। अब वो कहता है a इंटू बी प्राप्त करो आप, तो a इंटू बी प्राप्त करोगे तो आप क्या लिखोगे, x 0 0 0 और 0 0 0 x, और इसका हर हालत में मीनिंग क्या आएगा, 0 0 0 0। तो ये कहता है, जबकि आपने क्या पढ़ दिया कि a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0, फिर भी a b क्या आ गया, 0। तो वो ये कहता है कि a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, उसके बावजूद a इंटू बी 0 है, तो पूर्णांकों पर 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग मैट्रिक्सों का समुच्चय मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स गुणन के लिए एक शून्य भाजक सहित वलय है, क्योंकि हम ऐसी 2 अशून्य मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं कि उनका गुणनफल शून्य है। तो एक बेहद मोस्ट एग्जाम्पल है ये शून्य भाजक सहित वलय का। ठीक है, अब
मैंने जैसे शुरुआत में भी आपको बताया था बेटा कि ये एग्जाम्पल देने के बाद आपसे जैसे मैंने वलय पढ़ाई, फिर वलय के बाद क्रम विनिमय वलय पढ़ाई, फिर क्रम विनिमय वलय के बाद इकाई सहित वलय पढ़ाई। तो इसका मतलब ऐसी वलय है जो क्रम विनिमय वलय नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल उसका भी है कि किसका, कि एक ऐसी वलय है जो कि क्रम विनिमय वलय नहीं है। तो आपसे मैं एक और क्वेश्चन लिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखो आप कि एक ऐसी वलय का उदाहरण दो जो क्रम विनिमय नहीं है। मैंने पहले ही बताया 100 में से 99 वलय क्या है, क्रम विनिमय है। लेकिन आपसे वो ऐसी वलय पूछेगा जो क्रम विनिमय नहीं है। तो एक ऐसी वलय का उदाहरण दो जो क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, इसका आंसर लिखोगे पूर्णांकों पर 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग मैट्रिक्सों का समुच्चय मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स गुणन के लिए एक क्या है, वलय है, के लिए एक वलय है, परंतु मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, ठीक है। या आप इसको ये लिख दो, पूर्णांकों पर m इंटू n कोटि के वर्ग मैट्रिक्सों का समुच्चय। तो वो ज़्यादा सही रहेगा कि पूर्णांकों पर m इंटू n लिख दो चाहे तो आप, कोटि के वर्ग मैट्रिक्सों का समुच्चय मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स गुणन के लिए एक वलय है, परंतु मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। अतः m प्लस डॉट अक्रम विनिमय वलय है, तो आप चाहे जैसा लिख देना, पूर्णांकों पर 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग मैट्रिक्सों का समुच्चय मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स गुणन के लिए एक वलय है, परंतु मैट्रिक्स का गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, अतः m प्लस डॉट अक्रम विनिमय वलय है। ध्यान रखना, मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, लेकिन मैट्रिक्सों का गुणनफल सहचारी होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ, ठीक है, ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम, एक तो मैट्रिक्स के बारे में, क्योंकि ये आती हैं जब अपन स्कूल लेक्चरशिप वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करेंगे बेटा, फिर कल नया लेक्चर देंगे।